आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपकी अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम सेकंड ग्रेड जो 2026 में होने जा रही है उसके प्रथम पेपर के लिए हम मॉडल पेपर है वो कर रहे हैं। आज का हमारा चौथा मॉडल पेपर, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज के पैटर्न के हिसाब से मॉडल पेपर है वो कर रहे हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के चौथे नंबर के मॉडल पेपर के पहले प्रश्न की ओर। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमने करंट अफेयर से संबंधित जो सुजस प्रश्न आते हैं, जो राजस्थान की सुजस पत्रिका है, सुजस है वो राजस्थान के द्वारा निकाला जाता है, वहां से हम प्रश्न है वो करवाएंगे। आपका प्रश्न गलत नहीं होगा और आपको निरंतर आपकी तैयारी के ऊपर ध्यान देना है। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं आज के हमारे इस पहले प्रश्न का। पहला प्रश्न है वो ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनमें से सही कथन का हमें चयन करना है। कलिंगा की खोज अम्लान घोष के द्वारा की गई थी, 1952 में की थी। ए घोष ने 1953 में लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति स्थलों की खोज है वो कर ली थी। बिल्कुल सही है, ये भी है वो सही है, ये भी सही है। कालीबंगा में स्थित अस्थि रहित समाधान नहीं मिले, नहीं ऐसे तो मिले, ये तो गलत हो गया। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में, ये भी सही है। इस प्रकार ए बी और डी उसी हो जाएगा, यानी ये गलत, ए सी डी गलत, ए बी डी यानी तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है वो ये रहा, कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही उत्तर का हमें चयन करना है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको YouTube के ऊपर कहीं नहीं मिलेंगे देखने को, और अगर मिलेंगे तो आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत कम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न पहले आपसे मॉडल पेपर की जो टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है उसके पैसे वसूल लिए हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, हम सीधा करवा रहे हैं। टेलीग्राम के ऊपर हम इसकी PDF दे रहे हैं, टेलीग्राम के ऊपर है वो प्रश्नोत्तरी चल रही है, और यूट्यूब के ऊपर हम रोज 5 प्रश्न सूजस के ये प्रश्न हम डेली डाल रहे हैं, हिंदी के हैं सारे। तो हमें पूछा है कालीबंगा के बारे में। पहला सही कथन है कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों दुर्गों के चारों ओर दीवार है। बिल्कुल सही है, दोनों ओर क्या है? दीवार है। दोनों दीवारें कच्ची ईंटों से बनी हुई, ये भी सही है। तो इस प्रकार दोनों ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला, उसके बारे में हमें पूछा है। स्तंभ से प्राप्त हमें स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। 5वीं मंजिल पर युगम मूर्तियां हैं। 7वीं मंजिल के ऊपर बुद्ध की प्रतिमा है। 8वीं मंजिल के ऊपर महासरस्वती और महालक्ष्मी और कालिका माता की मूर्तियां हैं। तो हमें प्रश्न नंबर क्या पूछा? प्रश्न नंबर तीसरा है कि अच्छा, कीर्ति स्तंभ के बारे में सही नहीं। तो 8वीं मंजिल के ऊपर, पहली बात तो 8वीं मंजिल है उसके ऊपर है वो किसी भी प्रकार की मूर्तियां हैं वो नहीं है। 8वीं मंजिल के ऊपर कोई भी मूर्ति नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, जसवंत सिंह के जीवन के निम्न घटना को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करना। कंधार अभियान, मराठाओं के विरुद्ध, शाइस्ता खान को सहायता, शाही मुगल शिविर की लूट करना, काबुलों की सूबेदारी। तो हमें इसको व्यवस्थित तरीके से करना। तो कंधार अभियान सबसे पहले हुआ था, उसके बाद यानी पहले पर कंधार अभियान आ जाएगा, उसके बाद शाही मुगल शिविरों की लूट करना हो जाएगा, यानी 1 है, उसके बाद 3 है, और उसके बाद 2 और 4, ये इसका हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है
वह है कि मुगल बादशाह दरबार में किन राजपूत शासकों के कारण औरंगजेब राजपूतों के में प्रतिक्रियावादी नीति नहीं अपना सका? करण सिंह हैं, जय सिंह हैं, राज सिंह या जसवंत सिंह हैं? किस राजपूतों के कारण की वजह से नहीं अपना सका था? तो यह है, एक तो जय सिंह थे और दूसरे थे जसवंत सिंह, इनकी वजह से नहीं अपना सके थे, यानी दूसरा और चौथा है, यानी दूसरा और चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तुंगा की लड़ाई राजपूत और मराठाओं के मध्य हुई थी। पाटन की लड़ाई राजपूत और मराठाओं के बीच में हुई थी। तुंगा की लड़ाई में मराठाओं का पलड़ा भारी था। पाटन की लड़ाई में मराठा सेना विजय रही थी। तो इसके अंदर बिल्कुल सही है ये वाला, तुंगा की लड़ाई राजपूत और मराठाओं के मध्य हुई थी। पाटन की लड़ाई राजपूत और मराठाओं के मध्य हुई थी, लेकिन तुंगा की लड़ाई मराठाओं का पलड़ा भारी नहीं था, ये इसका गलत हो जाएगा। राजपूतों का पलड़ा भारी था। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि दस्तूर कोमवार के विषय में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही है? इसमें उदयपुर राज्य की सेवा करते हुए उन्हें पद से कोमू दस्तार के विषय में एवं पद इनाम प्राप्त हुए उनका विवरण है। इसमें जयपुर राज्य की आय व भेंट उपहार का विवरण है, या इसमें विभिन्न मोहल्लों में वस्तुएं मिलती थी उनका ब्यौरा है। ये तो गलत है, इसका ब्यौरा तो इसके अंदर हमें नहीं मिलता है। यह 32 जिल्दों में सुरक्षित है, ये भी सही। इस प्रकार पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा और चौथा, यानी पहला, दूसरा और चौथा, दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो यह है कि आरा नीमच षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन कौन से क्रांतिकारी सम्मिलित थे? कौन कौन से क्रांतिकारी है वो सम्मिलित थे? अच्छा, इसका मतलब इसके ऑप्शन है वो कटे हुए है। इसके अंदर ऑप्शन है वो कटे हुई है। तो आरा नीमच कांड षड्यंत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? मिनट देख लेते हैं नीचे ऑप्शन है क्या, नहीं है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि आरा जो षड्यंत्र केस हुआ था उसके अंदर है वो मोतीचंद थे और माणकचंद थे और जयचंद थे। इस प्रकार पहला, तीसरा और चौथा ये वाला है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं और उन कथनों का हमें क्या करना है? नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। पहला कथन है, बिजोलिया किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए उदयपुर की राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में एक आयोग का गठन मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया गया। आयोग ने किसानों के हितों के लिए अनेक अनुशंसाएं है वो की थी, बिल्कुल सही है, अनुशंसाएं की थी। दूसरा कथन है, भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना था कि बिजोलिया किसान पंचायत से गठबंधन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपूताना में किसान आंदोलन का एक हिंसात्मक रूप ले सकता है। यह विदेश मंत्रालय के द्वारा है वो कहा गया था, अधिकारियों के द्वारा। बिल्कुल ये भी सही है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसके दोनों कथन सही है। इस प्रकार 1 व 2, यानी कथन एक गलत, एक सही है लेकिन दूसरा ये गलत हो गया। कथन 1 व दोनों सही, चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। पहला ऑप्शन है, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चाणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई थी, बिल्कुल सही है। अगला है, विजयदान देथा रूपायन संहिता के सह संपादक थे, ये भी सही है। दोनों कथन सही है इस प्रकार केवल, लेकिन दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? जसवंतथड़ा बीकानेर के अंदर है, जसवंतथड़ा बीकानेर में है, ये ऑप्शन गलत होगा कि जसवंतथड़ा है वो कहाँ पर है? वो जोधपुर के अंदर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका गलत हो जाएगा। गेटोर की हवेलियां जयपुर में है, छत्रविलास महल कोटा में है और बड़ा बाग जैसलमेर में है। तीनों की
तीनों ऑप्शन है नीचे वाले सही है, पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलवर के बाला किले के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन है वो सही नहीं है, हमें गलत कथन का चयन है वो करना है। भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूर्य कुंड का निर्माण है वो करवाया था, बिल्कुल सही है। निकम्बों की चतुर्भुज देवी किले में स्थापित है, ये भी सही। इसमें 15 बड़े और 52 छोटे बुरुज है, 15, हाँ ये भी सही है। विनय सिंह के द्वारा बंगला बुरुज बनाया गया था, ये वाला सही नहीं है, तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। किराडू के मंदिरों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। हमें मंदिरों के संबंध में या तो ये पूछेगा कि इनके शासनकाल के अंदर बना था, या कौन सी स्थापत्य कलाओं के अंदर बनाए गए थे, या इनके बनाने वाले शासक कौन थे, ये पूछेगा। या फिर जो हमने मंदिर दे दिया उसके बारे में हमने 4-5 दे दिया। नहीं, कहने का मतलब हमारे सामने पूरी की पूरी है, वो किसी भी चीज की जानकारी अधूरी नहीं होनी चाहिए, पूरी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। पहला प्रश्न है, यानी पहला ऑप्शन है किराडू के मंदिरों के बारे में हमें सही नहीं ये पूछा है। यहाँ 5 वैष्णव और शिव मंदिरों का समूह है, 5 वैष्णव और शिव मंदिरों का समूह है, बिल्कुल सही है। किराडू का प्रसिद्ध रूप राजस्थान का खजुराहो के अंदर हमें देखने को मिलता है और उसको खजुराहो कहते हैं, ये भी सही है। इसका निर्माण 14वीं और 15वीं शताब्दी में हुआ था, ये यहाँ पर 14वीं और 15वीं शताब्दी के अंदर है वो नहीं हुआ था। इसका निर्माण है वो 11वीं और 12वीं शताब्दी के अंदर है वो हुआ था। इस प्रकार ये गलत हो गया। किराडू का प्राचीन नाम किरातकुप हमें मिलता है, तीसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। हमें गलत पूछा है तो इसका तीसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है कि बीकानेर के मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान मिलता है। जो बीकानेर है वो उसके अंदर क्या मिलता है, शैली के अंदर बिल्कुल मिलता है, पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला है कि महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरणा समुदाय का संरक्षण मिला था, बिल्कुल सही है। मथेरण विशेषकर शासक व्यक्तिगत चित्र उकेरने यानी व्यक्तिगत चित्र बनाने के लिए जाने जाते थे, बिल्कुल ये भी सही है। मथेरण जो अपने आपको महात्मा कहते थे और जैन समुदाय का एक भाग था, ये भी सही। इस प्रकार सभी कथन है वो सही, यानी चौथा ऑप्शन ये सभी वाले है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा साथियों। प्रश्न है कि राजस्थान के लोक देवता पाबूजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें पूछा पाबूजी के बारे में कौन सा प्रश्न सही नहीं है। हमने जितने भी लोक देवता हैं उनके प्रश्न है वो अलग से बना ली हैं। मैं आपकी क्लास है वो जल्दी ही एक एक टॉपिक के ऊपर लेके आऊंगा। करीब एक टॉपिक के 15 से 20 प्रश्न है वो बनने वाले हैं। उन प्रश्नों में से आपको एक भी प्रश्न है वो अगर बाहर मिल जाए, एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद जितनी भी आपके मन में गालियां हैं वो ठोक देना कमेंट बॉक्स के अंदर और अनसब्सक्राइब करके चले जाना, आप कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको वैसा का वैसा अगर मिले तो आप वो भी कमेंट जरूर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर है वो जरूर करना। हमें बाबूजी के बारे में पूछा है कि इनका जन्म खारी खावड़ के जूना गांव के अंदर हमें हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला है उनकी माता का नाम अप्सरा था, ये भी से। घोड़े बाबूजी को घोड़े के देवता के रूप में पूजा जाता है, घोड़े के देवता के रूप में नहीं पूजा जाता, ये गलत हो गया। बाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, ये इसका गलत हो जाएगा। उनकी पूजा मुख्य स्थल कोलू फलोदी के अंदर, ये सही है। तीसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा साथियों। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्न में से सही कथन का पहचान करें। इनमें से हमें सही कथन का चुनाव करना है। और पहला है कि कल्लाजी जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण किया, आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया, मेवाड़ के क्षेत्र में 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में क्या हुए थे, लोकप्रिय हुए थे, बिल्कुल सही बात है। पहला ऑप्शन इसका एकदम सटीक और सही है। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि कल्लाजी का सिर काटने के बाद वे मुगलों से लड़ते उनका धड़ रुड़ेला तक जा पहुंचा था, यह भी सही है, बिल्कुल सही, रुड़ेला तक जा पहुंचा था। कल्लाजी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी, ये गलत हो गया। कामड़िया पंथ की स्थापना है वो रामदेव जी के
द्वारा है वो की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। राजस्थान में पाबोजी को ऊंटों का देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर हमें यह हो गया, उस ऑप्शन में क्या दिया था मैंने, घोड़ों के देवता के रूप में हो गया ना। तो ये भी सही। इस प्रकार ए बी और डी यानी सी गलत है इसका, तो ए बी डी ए बी सी गलत हो गया, बी सी डी ए बी डी यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा साथियों, प्रश्न नंबर 17 है कि राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें पूछा है कि राजस्थान के जो लोक नृत्य है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है बम नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य, बिल्कुल सही है। बम नृत्य है वो अलवर और भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है और वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, कोई भी इसके अंदर डाउट नहीं है हमें। अगला ऑप्शन है वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वाल्लर नृत्य को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया था। ओहो, यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ करती भाई, वाल्लर नृत्य को नहीं किया था, कालबेलिया नृत्य को 2010 के अंदर है, 2010 के अंदर हमें, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगला है कि जजनाती पंथ का अग्नि नृत्य रूप बीकानेर के कत्रियासर में उत्पन्न हुआ था, ये भी सही है। और कत्रियासर के साथ हमें जो चूरू भी हमें देखने को मिलता है, चूरू के अंदर आसपास में जो बीकानेर की टच में चूरू वाला जो इलाका है रतनगढ़ के पास में, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। घुड़ला नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है बिल्कुल। ये इस प्रकार हमारे को दूसरा ऑप्शन है वो इसका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 18 ये रहा साथियों हमारे सामने, कुचामनी ख्याल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कुचामनी ख्याल के बारे में कौन सा कथन है वो सही है, ये पूछा है। कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छीराम के द्वारा शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। अगला है कि चांद नीलगिरी राव रिडमल और मीरा मंगल लच्छीराम के द्वारा रचित प्रमुख ख्याल है, ये भी सही है। कुचामनी ख्याल एक मुक्त नोट नाट्य यानी थिएटर में निष्पादन नहीं किया जाता, देख कि मुक्त नाट्यशाला यानी थिएटर में निष्पादन नहीं किया जाता, ये तो गलत हो गया। अगला है कि इस ख्याल में ढोल सारंगी शहनाई ढोलक वाद्य यंत्रों का मुख्य सहयोग लिया जाता है, ये बिल्कुल सही। इस प्रकार ए बी और डी यानी ए बी और डी वाला है वो सही हो जाएगा। ए बी सी पहला गलत हो गया, दूसरा वाला इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि राजस्थान में लेटा मांगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं। लेटा राजस्थान में लेटा है, मांगरोल है, सालावास है, वो किस लिए जाने जाते हैं। कपड़ों के मदों की बुनाई के लिए, कपड़ों की मदों की छपाई के लिए, महिलाओं के चमड़े की जूतियों का निर्माण के लिए या लकड़ी के खिलौनों के निर्माण के लिए। तो यह मदों के ऊपर जो बुनवाई की जाती है उसके ऊपर कपड़े के ऊपर जाना जाता है, यानी पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है वो ये रहा हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर साथियों, भीलों के वस्त्र के संदर्भ में फेंटा एक क्या है। भीलों के जो संबंध है वह उसके अंदर हमें फेंटा क्या है। फेंटा पुरुषों एक प्रकार का आभूषण है, पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला एक प्रकार का आभूषण नहीं होगा। एक प्रकार का बालकों का वस्त्र ये भी नहीं है। ओढ़नी का मोटा जो लबादा है या एक प्रकार का सिर पर का वस्त्र यानी पगड़ी को हम फेंटा कहते हैं। भीलों के द्वारा जो पगड़ी पहनी जाती है उसको हम फेंटा कहते हैं, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न अब हम राजस्थान भूगोल के प्रश्न है वो करने वाले। देखिए साथियों, हम 10-10-20 प्रश्न है वो किए हैं। कुछ जो मॉडल पेपर है उसके अंदर हमने जैसे राजस्थान हिस्ट्री है उसके हमने 12 प्रश्न ले लिए और कल्चर के हमने 11 ले लिए। तो राजस्थान के हमने जो ज्योग्राफी उसके हमने कम कर दी। तो ऐसा हमने किया है ताकि जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण लगे उसको हमने मॉडल पेपरों के अंदर समायोजित है वो किया है। तो अब हम भूगोल के प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न भूगोल का यानी प्रश्न नंबर 21 वो ये रहा हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर साथियों कि राजस्थान में रेगिस्तान के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। हमें क्या पूछा है, राजस्थान के विस्तार के बारे में पूछा है और नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। 2 कथन दे रखे हैं, नीचे विकल्प है, इनमें से हमें क्या करना है, चयन करना है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की हवा की दिशा के कारण राजस्थान में मरुस्थलीय की प्रवृत्ति अधिक रही है, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। ये कह रहा है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर
चलती है मिट्टी, तो इस वजह से क्या है, मृस्थलीकरण की प्रवृत्ति अधिक है वो रही है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि उत्तर पूर्व से अगर यहाँ से चलेगी तो पश्चिम भाग के अंदर तो मिट्टी है, तो यहाँ से इधर थोड़ी इधर जाएगी, तो राजस्थान का भाग नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला है कि थार रेगिस्तान एक मानसून संचालित रेगिस्तान है जहाँ वर्षा का कटाव एक बड़ी समस्या है। थार रेगिस्तान मानसून संचालित रेगिस्तान का बिल्कुल हवा गर्मियों में के दौरान जहाँ अरावली पर्वतमाला रेगिस्तान के प्रसार में एक बड़ी बाधा है, वहीं बड़े पैमाने पर खनन से पर्वतमाला में कटाव रेगिस्तान के प्रसार को बढ़ावा देते हैं। ये सही है, बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन है वो इस वजह से गलत हुआ हमारा। हम राजस्थान के नक्शे की बनाते हैं, ये इन्होंने कहा कि यह उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। हमारा जो थार का जो मरुस्थल है वो यहाँ पर हमें है, थार मरुस्थल पश्चिम का भाग। इसने कहा कि उत्तर पूर्व यानी उत्तर और पूर्व से जो हवा आ रही है दक्षिण पश्चिम से यानी इधर वाली साइड में, ऐसे तो यहाँ पर पर्वतमाला है तो इसके टकरा गई, तो यहाँ पर हमें कहाँ जाएगी, मरुस्थल नहीं होगा, तो ये गलत होगा। इस प्रकार केवल 2 वाला सही है, वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों के अनुसार हमें करना है। लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लूनी बेसिन है वो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। अगला है कि गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ के अंदर स्थित है। गिरवा है वो विशिष्ट प्रकार की आकृति, बिल्कुल सही है। घंगर का मैदान चूरू जिले के अंदर स्थित है, नहीं ये गलत हो गया क्योंकि ये हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर स्थित है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इस प्रकार पहला और दूसरा सही यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा साथियों, प्रश्न नंबर 23 है कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। धरातलीय स्वरूप के बारे में गलत कथन का हमें चयन करना है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला श्रेणी है, बिल्कुल सही है, बहुत ही मानिए। अरावली उत्तर पूर्व मैदान सिंधु नदी के द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। उत्तर पूर्व का जो मैदान है वो सिंधु नदी का भाग है। और पश्चिम बालू का मैदान टेती सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का भाग यानी ये भाग गोंडवाना का है, पश्चिम भाग बालू का यह है, लेकिन ये सिंधु वाला है वो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। इसकी पूरी व्याख्या की हम व्याख्या है वो एक PDF के अंदर है, वो एडजस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें समय लगेगा। जल्दी हम लगभग अप्रैल में यानी 1 महीने के भीतर है वो आपको उपलब्ध करवा देंगे, और ये बिल्कुल फ्री है। वो आपको प्रत्येक मॉडल पेपर है उसके नीचे प्रश्न उसकी व्याख्या ऐसे आपको जल्द ही मिलने वाली है, और वो आपको आपका अपना जो चैनल है हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल उसके ऊपर मिलेगी। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल की रात्रि में तापमान में आकस्मिकता गिरावट आती है, जिसका कारण क्या है, अचानक गिरावट आ रही है, इसका कारण है वो क्या होता है। इसका कारण वायु मंडल में उच्च शोषकता, स्वच्छ आसमान होता है, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी, यही सही हो जाएगा। उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण नहीं होता, नग्न चट्टानों उपस्थिति के कारण नहीं, ये गलत हो जाएगा। झीलों की उत्पत्ति बिखरे अधिवास एवं तीव्र वायु की गति, ये भी गलत हो जाएगा। और निम्न सापेक्ष आर्द्रता, दिन में तापमान, तेज हवाएं, ये गलत हो, यानी पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने यह रहा साथियों, प्रश्न नंबर 25 है कि नदियों के संबंध में सही कथन यानी निम्न में से विकल्प पर विचार करना है, और सही उत्तर का हमें क्या करना है, चयन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांगोद उजाड़ नदी काली सिंध की सहायक नदी जो दाएं किनारे पर स्थित है, कौन सी सांगोद और उजाड़ नदी है, वो काली सिंध की सहायक नदी है और दाएं किनारे पर स्थित है, बिल्कुल सही है। बालोतरा, अगला प्रश्न है कि बालोतरा लूनी नदी के द्वारा के दाएं किनारे पर है, ये भी सही है। बेणेश्वर सोम नदी के किनारे स्थित है, नहीं ये गलत हो गया। अगला है देव सोमनाथ सोम नदी के किनारे, ये सही है। इस प्रकार पहला दूसरा और चौथा यानी पहला दूसरा और चौथा 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने यह रहा कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और कथनों का सही उपयुक्त हमें विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है
राजस्थान में भूजल स्तर निरंतर गिर रहा है। वर्षा की कमी, कथन नंबर 2 है कि वर्षा की कमी तथा अत्यधिक भूजल दोहन इसके लिए उत्तरदायी है। दोनों ही सही है। इसकी व्याख्या भी सही है कि नहीं हम इसको देखें, क्योंकि अगर वर्षा की निरंतरता घटेगी तो क्या होगा कि वर्षा की कमी की वजह से भू दोहन है वो उत्तरदायी है, उसकी वजह से निरंतर घट रहा है, तो इसकी व्याख्या भी सही है। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या, स्पष्टीकरण और व्याख्या से चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है, वो हमारे सामने यह है कि कौन सा कथन असत्य है। शुष्क खेती पश्चिम राजस्थान में प्रचलित है। शुष्क खेती है वो पश्चिम राजस्थान के अंदर है, ये बिल्कुल सही बात है। अगला है कि राजस्थान में झुम्मी खेती वालरा के द्वारा की जाती है, यहाँ पर ये भी सही है। राजस्थान में भीलों के द्वारा की जाती है। राजस्थान में आंध्र खेती दक्षिण भाग में होती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। राजस्थान को 14 के अंदर नहीं है भाई, राजस्थान को जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो 10 के अंदर है, वो बांटा गया है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कितने प्यारे प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन है वो हमें सही नहीं है। गलत कथन का हमें क्या करना है, चयन करना है। देवदासी परियोजना के द्वितीय चरण में मादड़ी बांध का निर्माण किया गया था। मादड़ी बांध का निर्माण देवदासी परियोजना के माध्यम से, बिल्कुल सही है। देवास जो परियोजना के प्रथम चरण में गोराना बांध का निर्माण है वो भी हुआ था। देवास परियोजना के तीसरे चरण में चंदलोई का निर्माण हुआ था। ये वाला थोड़ा सा सही नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। देवासी परियोजना उदयपुर की जीवन रेखा बनकर के उभरी, ये भी सही। इस प्रकार तीसरा ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने यह रहा कि राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। राजस्थान की जो रेगिस्तानी मिट्टी है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। यह मिट्टी हवाओं के द्वारा विस्थापित होती रहती है, बिल्कुल सही है। यह अत्यधिक लवणता रखती है, यह भी सही है। यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह पानी को अधिक अवशोषित और धारण कर सकती है, नहीं अधिक नहीं, ये पानी को कम करती है, धारण क्षमता इसकी कम है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा साथियों, वह है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इनमें से सही कथन का चयन है वो करना है। पहला ऑप्शन है कि राजस्थान में 2012 में कुल गोती यानी गायों की जनसंख्या पशु भैंस को मिलाकर के 26.3 मिलियन थी। 2012 के संबंध में हमें ये पूछा है कि कितनी थी, बिल्कुल सही है। अगला है कि यह पिछले पशुधन की तुलना में 12% वृद्धि हुई थी, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। अगला है राजस्थान के देश का दूसरा राज्य है जहां गाय पालन के लिए समर्पित मंत्रालय है जिसे गोपालक विभाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोपाल विभाग कहा जाता है, बिल्कुल सही। राजस्थान में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रथम गाय अभ्यारण्य की स्थापना गंगानगर के इंदिरा गांधी नहर में की गई थी। हाँ ये भी है, हमें देखने को मिलता है। तो हम सही कथन का हम पहला और तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसमें पहला और सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि प्रश्न नंबर 31 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, हमें इसका नीचे सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। पहला ऑप्शन है राजस्थान खनिजों से समृद्ध है और देश के औद्योगिक परिदृश्य में तेजी से उभर रहा है। राजस्थान खनिजों की समृद्धि में देश में औद्योगिक विकास की तेजी के अंदर है, उभर रहा है, बिल्कुल सही बात है। और राजस्थान में लगभग यहाँ पर हमें 58 प्रकार के खनिज है उसका दोहन हो रहा है। लगभग खान है वो 85 है, तो ये औद्योगिक परिदृश्य से हमें तेजी की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान में महत्वपूर्ण केंद्रीय उपक्रम हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर प्लांट देवारी उदयपुर में तथा हिंदुस्तान कॉपर प्लांट केतड़ी नगर झुंझुनू में है, बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन सही है। इस प्रकार इसके अंदर पहला सही दोनों गलती है, चौथा ऑप्शन इसका राइट है वो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, निम्न जिलों के उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60 से अधिक था। हमें 2011 की जनगणना के अनुसार जो 60% से ज्यादा है और अनुसूचित जनजाति का हमें पूछा है, अनुसूचित जाति का नहीं यानी एसटी का है वो पूछा है, वो हमें सही विकल्प का हमें चयन बताना है। 60% से ज्यादा बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में है, प्रतापगढ़ में है। तो ये सही, ये गलत हो जाएगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और पवन ऊर्जा। तापीय ऊर्जा है वो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर स्थित है, यानी पहले के अंदर है वो सी हो जाएगा। इस प्रकार यह कट गया। हमें प्रश्नों का लेवल है वो पता होना चाहिए। तापीय ऊर्जा कहां पर है, यहाँ पहले में सी है। सौर ऊर्जा है वो बड़ला वाला जोधपुर बड़ला अभी फलोदी के अंदर बाप के अंदर चला गया, यानी डी हो जाएगा। तो इस प्रकार सी और डी यानी यहां तक बिल्कुल दोनों ही ऑप्शन है वो तो कांटे की टक्कर के हिसाब से चल रहे हैं। अब हमें अगले ऑप्शन की ओर चलना पड़ेगा। हमें अगर पता है तो हमें हो जाएगा। अगले की ओर हम चलेंगे तो अगला है कि प्राकृतिक गैस है, उसका अगर हमें नहीं पता है तो पवन ऊर्जा है वो अमर सागर के अंदर स्थित है। हमें नहीं पता है कि प्राकृतिक गैस कहां पर है तो इसको छोड़ दो, लेकिन अगले ऑप्शन की ओर चलो कि पवन ऊर्जा है वो अमर सागर के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन छोड़ दिया, उसके बाद हमने ये छोड़ दिया, यानी तो हम मिलान कर लेना, इसके अंदर कट गया, बच गया ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा। बकायतु है वो प्राकृतिक गैस के अंदर स्थित है। इस प्रकार हमें है वो क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने राजस्थान की राजनीतिक विज्ञान है, उसके प्रश्न है वो हम करने वाले हैं साथियों। प्रश्न नंबर 34 है वो आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पिछले हमने तमाम मॉडल पेपर है यानी पेपर हुए थे वो हमने 2015 से शुरू किया था। उसका पैटर्न 2024 में, 2023 में, 2022 में और 2025 में देखा तो रात दिन का अंतर हो गया। यानी 2 साल में यूपीएससी के अंदर आरएस के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न सेकंड ग्रेड के अंदर है वो पूछे गए थे राजनीति विज्ञान से। तो वो प्रश्न आप सभी के सामने मैं लेकर के हाजिर हुआ हूं। प्रश्न नंबर 34 है वो यह है कि राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्याग पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान विधानसभा के सदस्य का त्याग पत्र के संबंध में सही नहीं है। कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्य से त्याग पत्र देना चाहिए, अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा, बिल्कुल सही है। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष बेविधात उपस्थिति होकर के त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत स्वीकार कर सकता है। हो कोई भी सदस्य अध्यक्ष के समक्ष बेविधात उपस्थित होकर के त्यागपत्र सौंपता है। 1 मिनट, अगले ऑप्शन की ओर हम चलते हैं। अगला है कि यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होकर अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए त्यागपत्र को स्वैच्छिक और असली है जांच करवा सकता है जैसा वह समझे। बिल्कुल ये वाला सही है। कोई भी अध्यक्ष, कोई सदस्य अपनी त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर वापस ले सकता है, ये भी सही है। अब ये भी सही है, बच गया दूसरा कि यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष विविधात होकर के त्यागपत्र खुद होकर के कर रहा है तो त्यागपत्र को अध्यक्ष तुरंत स्वीकार करे अथवा ज्ञान नहीं है सूचना को तो कर सकते हैं। गलत हो गया भाई, दूसरा ऑप्शन है इसका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा में लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है वो कितना होता है, तो 1 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था। मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने,
मुख्य न्यायाधीश UL ललित ने, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने, मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने। तो किसके द्वारा किया गया था? तो रमन के द्वारा किया गया था, NV रमन के द्वारा। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह कौन से, यानी जयपुर के अंदर कौन से पीठाधिकार, उसके अंदर कौन कौन से है वो आते हैं, ये हमें पूछा है। भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा। यानी सबसे पहले जयपुर खुद हो जाएगा, उसके बाद अजमेर आता है, भरतपुर आता है, कोटा आता है। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है वो यह है कि 16वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? 16वीं विधानसभा हुई थी, उसके अंदर कितने के ऊपर है वो हुए थे? 6, 7, 9 और 8, 7 विधानसभा के ऊपर हुए थे, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 39 हमारे सामने ये रहा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध तथा उसका संवर्धन करना। क्या शोध एवं उसका संवर्धन करना बिल्कुल सही है। मानवाधिकार का प्रचार प्रसार करना तथा प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार या अन्य उपबंध संसाधनों के माध्यम से इसके संरक्षण के उपबंध में रक्षोपाय की जागरूकता को बढ़ावा देना। मानवाधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन संस्थाओं प्रयासों को प्रोत्साहित करना। ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। खैर हमारे के अंदर मानवाधिकार आयोग है वो हटा दिया। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है वो हमारे सामने यह है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे। महाधिवक्ता राज्यपाल की प्रसाद प्रियन पद धारण है वो करेगा। अगला है कि हमें पूछा कौन सा कथन गलत है? महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल तो बिल्कुल सही है। जो भत्ता है वो राज्यपाल का राष्ट्रपति, महाधिवक्ता का है वो राज्यपाल निर्धारित करता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं की जाती, वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है। राजस्थान लोकायुक्त के वैधानिक कार्यों में शामिल नहीं है। मंत्रियों के खिलाफ जनता की शिकायतों का समाधान करना, आम जनता के लिए रोजगार के अवसर पैदा करवाना, लोक सेवकों के द्वारा पद के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों पर गौर करना, कुप्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों पर गौर करना। क्या पूछा? लोकायुक्त के संबंध में कौन सा शामिल नहीं है? अब की बार हमारे लोकायुक्त है वो जुड़ा है और एक प्रश्न लोकायुक्त से आपको पूछा जाएगा। तो इसके अंदर रोजगार अवसर की उपलब्ध कराना यह लोकायुक्त का कार्य नहीं है भाई। तो इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 तय के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधान तत्व में यह एक सदस्य आयोग है। एक सदस्य आयोग है निर्वाचन आयोग। बिल्कुल बात सही है। और पहला वाला 1994 में गठन हुआ, यह भी सही है। दोनों कथन सही। इस प्रकार दोनों कथन यानी बी वाला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न अब हम भारत के भूगोल के लगभग 11 प्रश्न है वो करने वाले हैं। पहला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 43 है। प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। हमें पूछा है पूर्व से पश्चिम की ओर। हमें पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। हमें दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडाकरण पठार और मेघालय पठार। अगला है मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडाकरणीय पठार और दक्कन का पठार। मेघालय पठार, दंडाकरणीय पठार, छोटा नागपुर पठार और दक्कन का पठार।
दक्कन पठार, दंडाकर्णी पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय प्रायद्वीप है जो भारत की पठारों का हमें पूछा है। और इसके अंदर दक्कन का पठार आएगा सबसे पहले, उसके बाद दंडाकर्ण का पठार आ जाएगा, उसके बाद छोटा नागपुर आता है, छोटा नागपुर के बाद मेघालय का पठार है वो आता है। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंबू के बारे में सही नहीं है? पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करते हैं। कौन सा कथन है मानसून के बारे में? इनमें से मानसून तंत्र के बारे में है, ये मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं। तंबू क्या मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है, ये हमें पूर्वी जेट मानसून तंत्र को बिल्कुल सही है। एल नीनो की धारा जो कि मानसून को प्रभावित करती है प्रशांत महासागर के दक्षिण भाग में मई व जून तक होती है। गलत हो गया। पी कोटेश्वरम ने मानसून हवाओं के तंत्र एवं ऊपरी आबू संचरण में संबंध स्थापित है। मानसून तंत्र को समझाने वाला वायु सिद्धांत IIT-CZ विस्थापन आधारित है। यह भी इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सहाई के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? सहयात्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है मंडोवी, श्रावती, भरत, पूजा और इंद्रावती। इंद्रावती नदी है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क बंदरगाह पाए जाते हैं। केरल के तट के सहारे, तमिलनाडु के तट के सहारे, गुजरात के तट के सहारे या उड़ीसा के तट के सहारे? तो यह तमिलनाडु के तट के सहारे है वो पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है? पवन ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की, नाभिकीय ऊर्जा की या जल विद्युत ऊर्जा की? तो यह सौर ऊर्जा की होती है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने यह रहा कि निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन योजना संदर्भ में क्या रही? ऑपरेशन ग्रीन योजना के बारे में हमें बताना है। नवंबर 2018 में शुरू हुई थी ग्रीन योजना, बिल्कुल सही है। योजना के बाद में यानी TOP यानी टमाटर है, प्याज ओनियन है, पोटैटो आलू है को टोटल तक विकसित की गई जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए थी। वर्तमान में 5 उत्पादन क्लस्टरों में जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को कवर किया जा रहा है, ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑपरेशन ग्रीन योजना है वो तीनों ऑप्शन सही इसके अंदर। तो पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन इसका राइट है वो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने यह रहा कि भारत में बिजनेस एक्सपेक्टेंशन इंडेक्स यानी BEI निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, फिक्की या नीति आयोग? तो यह फिक्की के द्वारा की जाती है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंतः प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता है? अंतः प्रवाह का सबसे ज्यादा प्रभावी कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सूचना तकनीकी क्षेत्र? तो कौन सा है? सेवा क्षेत्र प्राप्त करता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है वो हमारे सामने ये रहा साथियों। भारत मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटल के अनुसार राजस्थान 2003-5 से 2011-13 के बीच किस प्रकार के मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन दिखाई दिए थे? अधिवास के द्वारा मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, वायु प्रदूषण के द्वारा मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, वनस्पति क्षरण के द्वारा मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, जल आपदा के द्वारा मरुस्थलीकरण, और यानी किसके द्वारा है वो ज्यादा हो रही है? तो वायु के द्वारा है वो मरुस्थलीकरण है वो भूमि क्षरण हो रहा है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने यह रहा 52 नंबर का प्रश्न। यह है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 अप्रैल व नवंबर की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष सूचीबद्ध रहा था? यूएई था, UMA,
यूएमए नहीं, यूएसए भैया, यूएसए, चीन और सिंगापुर। तो इसके अंदर कौन सा है वो रहा है, तो यूएसए रहा है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यानी हम अब राजनीति विज्ञान की 15 प्रश्न है वो करने वाले हैं। पहला प्रश्न राजनीति विज्ञान का ये रहा, 1919 के अधिनियम में भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की गई? प्रत्यक्ष निर्वाचन की, वयस्क मताधिकार की, संघीय न्यायालय की या प्रांतीय स्वायत्तता की? तो 1919 में पहली बार जो व्यवस्था है वो हुई थी वो प्रत्यक्ष निर्वाचन की हुई थी। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका की उच्च सदन का नाम था? फेडरल चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसका था। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कैबिनेट योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ था अगस्त 1946 में, नवंबर 1946 में, 15 नहीं 1946 में, अक्टूबर 1946 में और जून 1946 में। तो नवंबर 1946 के अंदर है वो हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण समिति के बारे में कौन सा कथन गलत है? समिति के बारे में है वो कौन सा कथन है वो गलत है, हमें ये पूछा है। संघ शक्तियों की समिति में 9 थे, बिल्कुल सही है। नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे, नेहरू है वो संघ समिति के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। डॉक्टर के मुंशी स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे, हो के मुंशी नहीं थे भाई, ये गलत है। और जवाहरलाल नेहरू संघ समितियों के अध्यक्ष थे और जो स्टीयरिंग समिति है उसका है वो प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसको हम संचालन समिति भी कहते हैं या स्टीयरिंग समिति कहते हैं, उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो उनको बनाया गया था। तो इस प्रकार तीसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति के द्वारा प्रकट होती है? संप्रभु, सेकुलर, गणतंत्र और समाजवादी। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो गणतंत्रता की ओर प्रकट करता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही विकल्प का हमें चयन है वो करना है। सूची 1 उम्मीदवार से पूर्व, अच्छा, सूची 1 सूची 2 उम्मीदवार से पूर्व हमें मिलान है वो करना है। तो उम्मीदवार से पूर्व आवरण के संबंध में जानने का मतदाता का जो अधिकार है वो 19(1) के अंदर है। तो 19(1)(a) के अंदर है, तो 19(1)(a) कहां पर रहती है? चौथे के अंदर है। तो पहले में 4 है वो आ जाएगी। इस प्रकार ये कट गया और ये कट गया, बच्चे 2 हमारे सामने। एकांतता का अधिकार, जो एकांतता का अधिकार है वो एकता का अधिकार है। एकांतता का, एकता का अधिकार बिल्कुल सही है, यानी 2 वाला सही है। तो अब हमारे पास कौन कौन सा, ये भी कट गया, बच्चा ये। तो ऐसे प्रश्न है वो सॉल्यूशन करने आने चाहिए। शिक्षा का अधिकार है वो 21 के अंदर है, मानव दुरुपयोग का अधिकार है वो 23 के अंदर है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता में के मेल में मूल अधिकार शामिल नहीं है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता है वो इसका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 में सम्मिलित नहीं है? हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। यह है हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, यह भी सही है। हमारे राष्ट्र की भाषा हिंदी का आदर करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये इसके अंदर नहीं है, भाग 4 में है। वो 51(a) के अंदर स्थित है। ये किसके अंदर है? वो 51(a) में स्थित है। 51(a) में या 51
कै केंद्र है वो ये दिया गया, तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किन या किस राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा सम्मिलित किया गया है? सामान्य न्याय, निःशुल्क की विधि सहायता के द्वारा, विधि सहायता के द्वारा किया गया है, या फिर विधि सहायता बिल्कुल सही है, सहकारी समितियों का उन्नयन करना ये भी सही है, काम का अधिकार इसके अंदर नहीं है। तो इस प्रकार पहला और दूसरा, तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमें भारत की राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में हमें पूछा है। राष्ट्रपति अपने पद धारण करने की तारीख के 5 वर्ष की अवधि पद पर धारण करेगा, हमें कौन सा सही नहीं है, यह हमें पूछा, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित ले जाए अपना पद त्यागता है। वो मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को करते हुए देता है। यह संविधान पर अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 के तहत रीति पर चलाए गए महाभियोग के द्वारा हटाए जा सकते हैं, यह सही है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी जब तक पद धारण करता है रहेगा, जब तक कि दूसरा उत्तराधिकारी पद धारण नहीं करेगा। यह भी इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन है वो इसका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? यानी कौन सा अनुच्छेद है वो इसको चैनल है वो बनाता है? अनुच्छेद 64 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 78 में। तो अनुच्छेद 78 के अंदर है वो ये बात है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक संचार का काम है वो करती है, बिल्कुल सही है। चौथा नंबर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि सूची 1 सूची 2 का हमें मिलान करना है और कूट का सही विकल्प हमें चयन करना है। एक तरफ भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी, यह हमें पूछा है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है वो आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा है वो बनाई गई थी, यानी पहले में 3 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव जो पार्टी है पहले में 3 हो जाएगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वह किसके द्वारा है वो बनाई गई थी? तो गोपालन के द्वारा बनाई गई थी, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाए। भारतीय जनसंघ है वो दीनदयाल उपाध्याय भारत का जनसंघ बना था सबसे पहले, उसके बाद है इसका नाम परिवर्तित हुआ था, तो इसके अंदर यानी 1 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा। स्वतंत्र पार्टी श्री राजगोपालाचारी के द्वारा बनाई गई थी। यह प्रश्न आपको फिर से देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन 3 4 यानी 3 4 3 2 1 4 यानी चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, 1955 में ऐतिहासिक अफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली भारत में, बेलग्रेड यूगोस्लाविया के अंदर, बांडुरंग इंडोनेशिया के अंदर, कोलंबिया तो बांडुरंग के अंदर है वो हुआ था। तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला थी। लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला थी, ये गलत लग रहा है मेरे को तो नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। चिन्मय रजनीनाथ मेखर खान संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अध्यक्षता की है। नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष की है। हंसा मेहता संयुक्त राष्ट्र परिषद की पहली महिला अध्यक्ष नहीं है। हंसा मेहता है वो जो मानव अधिकारों की जो सार्वजनिक घोषणा और निर्माण की जो प्रक्रिया है उसकी सदस्य रही है ये, और पहली संयुक्त राष्ट्र की जो पहली महिला परिषद है उसका नाम जिन किक पैट्रिक है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2021 में संघाई सहयोग संगठन से नए सदस्य के रूप में जोड़ा गया? ईरान, सऊदी अरब, मिस्र या कतर? कौन सा 2021 के अंदर संघाई जो सहयोग संगठन है वो हुआ था, उसके अंदर है वो ईरान को जोड़ा गया था, और इसका जो राष्ट्रीय सम्मेलन है
वो कहाँ पर हुआ था? कजाकिस्तान के अंदर है वो हुआ था। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम मनोविज्ञान के प्रश्न 20 प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, एक शिक्षक विषय वस्तु संदर्भ कार्यक्रम की योजना बना रहा है, वह किस प्रकार के अधिगमकर्ता के लिए ऐसा कर रहा है, यानी किसके लिए ऐसा है वो कर रहा है। मंदगति अधिगमकर्ता क्या बना रहा है? एक शिक्षक संदर्भ योजनाएं बना रहा है पिछड़े बालकों के लिए, पिछड़े अधिगमकर्ताओं के लिए, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए। तो ये प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए है भाई। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 69 है, निम्न में से कौन सा औपचारिक संचार नेटवर्क का सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रकार है? सितारा है, श्रृंखला है, वृत्त है या ग्रेप वाइन है? तो यह सितारा है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विषय वस्तु संदर्भ कार्यक्रम की योजना बना रहा है, अधिगमकर्ता यह भी प्रतिभाशाली हो जाएगा। वापिस रिपीट हो गया। अगला प्रश्न है, किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सक एवं परामर्शदाता के द्वारा अपराधी बालकों में सूझ एवं समझ उत्पन्न करने, अपराधी व्यवहार को कम करने का प्रयत्न किया गया? व्यवहारात्मक, मनोगतिक, पुनर्वासा या न्यायिक? हमें इसके अंदर मनोगतिक है। मनोवैज्ञानिक रूप से मनोचिकित्सक के परामर्श के द्वारा हो तो मनोगतिक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, स्व या आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोच्च परिभाषा का हमें क्या करना है? चयन करना है। स्व को स्वयं के आंतरिक विवादों, भावनाओं और क्रियाओं को रूप में परिभाषित करना, यही सही लग रहा है। अगले ऑप्शन देख लेते हैं कि स्व को अपने संबंधों को दूसरे व्यक्ति के साथ परिभाषित करना, वह जो नृत्य और समय, नहीं ये तो गलत हो गया, वह जो कविता, ये भी गलत है, यानी पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 73 वो ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्तियों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? अभिवृत्तियों में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, अभिवृत्तियां जन्मजात होती है। नहीं, अभिवृत्तियां जन्मजात कैसे हो सकती है? ये गलत हो गया ना। अभिवृत्तियों में विपरिणात्मक प्रभाव उत्पादकता विशेषता पाई जाती है, अभिवृत्तियां अर्जित होती है, ये सही है। इस प्रकार दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से हमें दिखाई है वो देता है? स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है। प्रभावी शिक्षण की विधियों को पहचानने के लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान की जरूरत पड़ती है। पाठ्यक्रम का निर्माण के लिए प्रति, इस प्रकार सभी ऑप्शन है वो इसके सही। ए बी सी किंतु डी गलत, ये वाला गलत हो गया। ए बी सी किंतु ए गलत, ए बी सी किंतु सही नहीं है। चौथा ऑप्शन ए बी सी सभी सही है। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? अधिगमकर्ता, सीखने की परिस्थितियों का वातावरण, ये वातावरण, शिक्षक या अधिगम प्रक्रिया? तो किसके अंदर हम किसको वर्गीकृत है वो कर सकते हैं? तो अधिगमकर्ता के रूप में हम करेंगे। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा विव्यक्ति का माध्यम बनने लगती है? इंद्रजनित कामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? इनमें से कोई नहीं। तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो होती है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, सामाजिक व्यवस्थाएं एवं संरक्षण उन्मुखता? तो कौन सी है इसके अंदर? हो जाएगी साधनात्मक सापेक्षित उन्मुखता है वो। आत्म परिपूरक पारस्परिकता की नैतिकता के विकास का चरण की विशेषता। दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 78, एक तरफ विघटन, दूसरा कारण है यह है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करते हैं,
कारण आर है संक्रियाएं वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं को एक प्रकार से एक विचार से दूसरे विचार में क्या करता है, स्थानांतरित है वो करता है। तो इस प्रकार मूर्त संक्रियात्मक दोनों ही ऑप्शन सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। तो इसकी व्याख्या सही नहीं, पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है। हमें अधिगम के बारे में सही कथन का चयन करना है। अधिगम एक उत्पाद है, ना कि एक क्या है, प्रक्रिया। नहीं, एक प्रकार को प्रक्रिया, ये वाला गलत हो गया। अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास अनुभवों के फलस्वरूप होता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन भी अधिगम कहलाता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन अनुभव और अभ्यास के द्वारा जो परिवर्तन होता है वो होता ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न नंबर 80 है, अल्बर्ट बांडुरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन एक प्रकार का सुप्त अधिगम के बिना भी हो सकता है। इसे इस रूप में संदर्भित किया जाता है, यानी एक प्रकार का अधिगम वास्तविक संदर्भ में भी हो सकता है। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने, संज्ञानात्मक सिद्धांत अधिगम वेदीकरण प्रयास, उन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो दिया था। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 81 है वो हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, जब कोई भी वयस्क अपनी इच्छाओं प्रेरणाओं व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं प्रेरणाओं व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है तो इसे हम क्या कहते हैं, रूपांतरण कहेंगे, प्रतिगमन कहते हैं, आत्मीकरण कहते हैं या उदात्तीकरण कहते हैं। कोई भी बाल्य अवस्थाओं की प्रेरणा और व्यवहारों के अनुकूल अपने आप को बना लेता है तो उसे हम प्रतिगमन कहते हैं, यानी वापिस की ओर वो चलना। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है, किसी भी विद्यार्थी के द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रिया स्टर्नबर्ग के त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत सम्मिलित है। ज्ञान संग्रहण घटक, मेटा घटक, निष्पादन घटक, संदर्भात्मक घटक या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर मेटा घटक केंद्र है वो होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 83, एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है। इस बच्चे के अधिगम को सबसे अच्छी तरह से कौन सी गतिविधि है वो सहारे की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक तिथियां याद करना, गणितीय समस्याओं का हल करना, त्रिआयामी मॉडल। ओहो, त्रिआयामी मॉडल बिल्कुल सही है। सीधा ही हमें बुद्धि के संबंध में सबसे तेज है, स्थानिक बुद्धि है, तो त्रिआयामी मॉडल की ओर हम चले जाएंगे। गिलफोर्ड का तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं जिसको हम 3D थ्योरी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 84 आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा साथियों। 14 व्यक्ति कारक यानी 14 ये बोलते हैं हम इसको पर्सनल फैक्टर कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। यह एक प्रकार उपागम पर आधारित है। इसमें 16 द्विध्रुवीय सम्मिलित है। एक शील गुण उपागम पर आधारित है। एक प्रक्षेपी उपकरण नहीं है। एक प्रक्षेपी उपकरण नहीं है, ये भी सही है। शील गुण भी है, द्विध्रुवीय है, लेकिन एक उपागम पर आधारित है, ये वाला इसके अंदर सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा साथियों। कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। चुनौतियों का सामना है वो करती है। वह एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेल शुरू किया उसके बाएं पैर में एंटन यानी दर्द होने लगा, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वह खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। उसके पास किस प्रकार की भी प्रेरणा है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है वो साइकोलॉजी ने दिया है और हमें अंदर का जो भाव जागृत करने के लिए, अपने आप को मोटिवेशन करने के लिए इतनी भी पंक्तियां हैं वो बहुत अधिक होती है हमें, कि उसका पैर है वो दर्द होने लगा, फिर भी वो खेलती रही और अंत में जीत है वो उसने हासिल है वो कर ली। तो एक प्रकार का अंदर का भाव था उसका, बाहरी अर्जित लेकिन आंतरिक भाव था उसका। अंदर भाव ये था, अंदर से को यह था कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये जीतना है, इस वजह से ये जीत पाई थी। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 86 हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर के बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके, वो क्या कहलाती है। संबंधन अभिप्रेरणा, उपलब्धि प्रेरणा, अनुमोदन अभिप्रेरणा या सत्ता अभिप्रेरणा। तो उसको हम
क्या कहेंगे, उपलब्धि या प्रेरणा है वो कहते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रश्न नंबर 87 है। वो यह है कि निम्नलिखित में से शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य व्यक्तिक विभिन्नता के महत्व को इंगित है, वो नहीं करता है। हाँ और नहीं को हमें सबसे पहले गोला कर लेना है। क्या कर लेना है, गोला कर लेना है। रुचिपूर्ण गृह कार्य देना, व्यवसायिक निर्देशन देना, सभी के लिए समान सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना, नहीं, सभी के लिए व्यक्तिक विभिन्नता के अंदर है वो नहीं हो सकता। तो इस पर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार का कार्य देने के लिए है, शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। तो यह वाला गलत हो जाएगा। अध्यापन विधियों की विभिन्नता रखना, ये बिल्कुल सही है। तो यह वाला है वो गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88 हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा साथियों। यह है कि पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने का कौशल है। यह अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि के किस घटक को इंगित है, वो करता है। यानी उसके पास दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने का है। तो संवेगात्मक लब्धि, अंतः व्यक्तिक जागरूकता, अंतर व्यक्तिक जागरूकता, अंतः व्यक्तिक प्रबंधन। तो अंतर व्यक्तिक प्रबंधन उसके अंदर है, तो इस वजह से ये कर रहा है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, यानी अभिवृत्ति कहते हैं हम दृष्टिकोण को, में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है। किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है। जब आकर्षक और प्रतिभाशाली जानकार व्यक्ति को दी जाती है, जानकारी व्यक्ति को दी जाती है, बिल्कुल सही है, होता है। समूह चर्चा दृष्टिकोण में बहुत वकालत करना बहुत महत्वपूर्ण है। समूह के अंदर किसी बात की चर्चा करते हैं तो व्यक्ति का मानसिक विकास उत्तम होता है। उसके विवर्ती विश्वासों के संबंधित जिन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं के द्वारा उसकी विवर्ती में अधिक परिवर्तन लाती नहीं, ये गलत लग रहा है। जब व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है तो दृष्टिकोण में परिवर्तन अधिक होता है। बिल्कुल से अगर व्यक्ति खुद सक्रिय होकर के अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेगा तो उसके विवर्ती, उसका मस्तिष्क, उसका मानसिक विकास है वो बहुत ज्यादा होगा। तो चौथा सही है, तीसरा गलत है। इस प्रकार हमें गलत पूछा है तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न, अब हम करंट अफेयर के 10 प्रश्न हैं वो करने वाले हैं। कौन से प्रश्न हैं? प्रश्न नंबर हमारे सामने ये रहा। पहला प्रश्न हमारे सामने यह है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में 2019 लोकसभा आम चुनाव की तुलना में निम्न में से किस लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई थी? कौन सा है जिसमें वृद्धि दर्ज है वो की गई थी? बाड़मेर में की गई थी, कोटा में, बांसवाड़ा में, अजमेर के अंदर नहीं हुई थी। तो ए, बी और सी, यानी ए, बी और सी, ए, बी, सी, यानी दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई थी? रेलवे स्टेडियम जयपुर के अंदर, एसएमएस स्टेडियम जयपुर में, राजस्थान विश्वविद्यालय खेल कॉम्प्लेक्स जयपुर में, मानसरोवर स्टेडियम जयपुर के अंदर। तो कुश्ती संघ का जो आयोजन है वो चैंपियनशिप है वो खेल रेलवे स्टेडियम जयपुर के अंदर है वो की गई थी। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में होम वोटिंग के तहत कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? होम वोटिंग की बात हो रही है। 97.42%, 94.78%, 91.45%, 98.39%। तो 98.39% है वो होम वोटिंग के तहत है हुआ था। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93 हमारे सामने ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो कि राजस्थान में भी आयोजित हुआ था उसकी थीम क्या थी? राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुआ था, उस योग दिवस की थीम क्या थी? योग की, योग फॉर वसुदेव कुटुंबकम, नहीं, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी ये था। दूसरा ऑप्शन इसका योग फॉर सेल्फ, योग फॉर ह्यूमैनिटी नहीं, योग फॉर वेलफेयर नहीं, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी था। दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न नंबर 94 है। 33 सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी
चैंपियनशिप के हरियाणा चैंपियनशिप तथा राजस्थान रनर्स अप के मध्य हुए फाइनल मैच में अंतिम स्कोर क्या था? 35 से 33 था, 30 से 28 था, 20 से 18 था या 25 से 20 था? रनर अप था, कितना था? 35 से 33 था। 35 से 33 यानी पहला ऑप्शन इसका राइट है, वो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर। काव्य कृति सुंद सोहू जग आगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हेतु किसे चयनित किया गया था? गीता प्रीतम रूपाणी, सोनाली सुथार को, कुलदीप सिंह चारण को, प्रहलाद सिंह को। तो सोनाली सुथार को है वो चयन किया गया था 2024 में, और 2025 के भी है वो आ गए हैं, वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में जयपुर में सप्त शक्ति कमान किसने संभाली थी? शक्ति कमांड है वो ग्रीन कमांड है, कमान किसने संभाली थी? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सेठ के द्वारा? नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल सुधीर सेठ के द्वारा, लेफ्टिनेंट जनरल रुपिन सिंह के द्वारा, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह के द्वारा संभाली गई थी। चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 97 है, राजस्थान राज्य बजट 2024-25 के घोषणा अनुसार सिरेमिक्स एवं दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस क्रमशः स्थापित किए जाएंगे। सिरेमिक और दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, कहाँ प्रस्तापित है वो किए जाएंगे? अजमेर एवं उदयपुर में, बीकानेर एवं उदयपुर में, भरतपुर एवं अजमेर में, भरतपुर एवं बीकानेर में। तो ये बीकानेर और उदयपुर के अंदर है वो स्थापित किए जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा साथियों, यह है कि हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कोर की बोगरा ब्रिगेड ने न्यू प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना किस गांव में प्रारंभ की गई थी? चुरली अजमेर में, चुरली बाड़मेर में, खासा का खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, भवानी खेड़ा अजमेर के अंदर। तो यह चुरली बाड़मेर के अंदर है वो स्थापित की गई थी, बाड़मेर के अंदर हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न नंबर 99 है, राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा? कोटा कनकवास तहसील में, बारा के अंता तहसील में, अजमेर की भिनाई तहसील में या भरतपुर के कुम्हेर तहसील के अंदर? तो यह बारा की अंता तहसील के अंदर है वो खोला जाएगा। खरमोर ब्रीडिंग सेंटर है वो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न यानी आज के इस मॉडल पेपर के अंतिम प्रश्न नंबर 100 की ओर हम चलते हैं, और ये आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर रहा। राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो याचिका समिति उसका अध्यक्ष है जेठानंद व्यास को, हमीर सिंह भायल को, गणेश घोगरा को या कंवर लाल को? तो यह हमीर सिंह भायल को नियुक्त किया गया था। दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। साथियों, आज हमने मॉडल नंबर जो 4 है यानी 4 नंबर जो पेपर है फर्स्ट पेपर और सेकंड ग्रेड के लिए हमने ये टेस्ट से शुरू की थी, जिसका आज का हमारा चौथा जो पेपर है उसका सॉल्यूशन है वो हमने कर लिया है। थोड़ी देर बाद आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर है वो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।